हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुपीडिया हब। मैं प्रिया श्रीवास्तव आज से सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें सीडीपी का पोर्शन रहेगा और ये सीरीज़ इसी वे में चलती रहेगी। और आज मैं जून 2011 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने चल रही हूँ। देन इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और 2019 तक जितना भी सीडीपी का पोर्शन आया है वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और उसके बाद मैं डिटेल वाइज आप लोगों को सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2011 में कैसा पेपर आया था सीडीपी का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। और आपके ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, नंबर 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, नंबर 3 मूल्यांकन प्रक्रिया, नंबर 4 कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर पाठ्यचर्या का मतलब होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं और आपका सही ऑप्शन भी यही होगा। पाठ्यचर्या का मतलब होता है जो बच्चा पूरे दिन में जो चीज़ें सीखता है उससे रिलेटेड होता है। और इससे मतलब केवल बुक से रिलेटेड इसमें चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें जो बच्चा क्लास में पूरे दिन में जितना भी अनुभव जिन चीज़ों का करता है उससे रिलेटेड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है और किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, नंबर 2 शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, नंबर 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, नंबर 4 शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लें। यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वो जब खेल खेल में चीज़ें सीखते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जिससे क्या होता है उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। इसीलिए ये खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? और यहाँ पर आपके ऑप्शन है सीखने का सदृशता नियम, नंबर 2 सीखने का प्रभाव नियम, नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और नंबर 4 है सीखने का तत्परता का नियम। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने का प्रभाव नियम। सीखने के प्रभाव नियम में ये होता है कि जो बच्चा समान अतीत में जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जिस चीज़ का अनुभव करता है उसी के आधार पर वो नई स्थिति में के प्रति अनुक्रिया भी करता है। मतलब कि कोई बच्चा अगर पहले से जो चीज़ उसके सामने आ चुकी है या उसके सामने जो चीज़ घट चुकी है वो उससे जो अनुभव लेगा तो उसी के आधार पर जब बच्चा कोई नई चीज़ सीखना स्टार्ट करेगा तो उसमें क्या होगा कि उसी अनुभव के आधार पर बच्चा वो सारी चीज़ें सीख पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मानसिक विकार, नंबर 2 गणितीय विकार, नंबर 3 पठन विकार, नंबर 4 व्यवहार संबंधी विकार। और इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पठन विकार। ये जो डिस्लेक्सिया है ये पठन विकार से संबंधित है। ये डिस्लेक्सिया बीमारी एक अधिगम विकलांगता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है बोलने में और जो भी भाषा लिखी होती है उसमें सही से उसको अक्षर पढ़ने नहीं आते हैं और इसी वजह से वो कोई भी चीज़ अगर पढ़ता है क्योंकि उससे अक्षर सीधे नहीं दिखाई देते, उसको हर चीज़ में 2 तरीके के अक्षर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस पर एक मूवी भी बनी थी तारे ज़मीं पर, उसमें इसी बीमारी के बारे में बताया भी गया है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नंबर 2, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकास पद्धतियों द्वारा। नंबर 3, विशेष विद्यालयों में। नंबर 4, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। यहाँ पर विशेष प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने से ये फ़ायदा होता है कि उनमें हीन भावना नहीं आती है और वो भी समाज के अन्य बच्चों की तरह सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और समाज में सामान्य बच्चों की तरह रहने के लायक बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। और आपके ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। नंबर 3, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। और नंबर 4 है फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है उसके द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो आपका स्टूडेंट है उसको जो है बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि समय समय पर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे उसमें कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होगी और वो हमेशा क्लास में एक्टिव बने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है ना, इस पे थोड़ा स्पेशली फोकस करिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सकारात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और नंबर 4 है जिज्ञासा। और आपका राइट आंसर होगा, इसमें तो सामने ही आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं है का मतलब है दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि जो एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट होगा उसमें सकारात्मक विचार भी होगा और वो नई चीज़ सीखना भी चाहेगा और नई चीज़ सीखने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी। और आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें खास क्या है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? और ये कथन बताना है आपको कि किसने कहा है। और आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं प्याजे, नंबर 2 पेवलॉव और नंबर 3 कोहलबर्ग और नंबर 4 स्किनर। ये जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा कुछ समझाना नहीं होता, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नंबर 1 प्याजे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। कृतिका अक्सर अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती थी। यह किस चीज़ को दर्शाता है? और आपके यहाँ पे ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, शिक्षकों की ये मांग तो नहीं होती कि बच्चे लगातार बोलते ही रहें। और नंबर 3 है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कृतिका को अपना घर पसंद ना हो। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती थी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर यही होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती थी। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? और आपके ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, नंबर 2 सामाजिक दर्शन, नंबर 3 मीडिया मनोविज्ञान और नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। और जैसा कि आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा कि आपका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सभी विषय वस्तु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को समझने के लिए अवसर प्रदान करती हैं, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, और आपको बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या भूमिका निभाती है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है
शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। नंबर 2, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नंबर 3, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और लास्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यहाँ आपको बताना है कि अभिप्रेरणा क्या है। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नंबर 4, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। क्योंकि अगर बच्चे में रुचि होगी तभी वो किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट होगा और उस काम को सीखने की कोशिश करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखना समृद्ध होता है यदि, और आपके ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और सेकंड ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और नंबर 3, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि जो वास्तविक दुनिया से उदाहरण लाए जाते हैं वो रियल होते हैं और जब विद्यार्थी एक दूसरे से उस पर बात करेगा या एक दूसरे से उन चीज़ों पर अंतःक्रिया करेगा तो उसमें वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख सकेगा। और शिक्षक को चाहिए कि उस प्रक्रिया पर ध्यान दे और बच्चों का उसमें साथ दे और बच्चों को मोटिवेट करे कि उन सब बातों पे प्रैक्टिकली या वर्बली ज़्यादा बातें करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है उसमें। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? और आपके ऑप्शन है यहाँ पर, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। और नंबर 2 है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। और नंबर 3 है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं मानना चाहिए, तो नहीं मानना चाहिए के हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, यही आपका राइट होगा। और क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वहाँ पर सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल लक्ष्योन्मुखी होता है, आप तो पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल अनअधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया ही है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, और यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। नंबर 2, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। और नंबर 3 है, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और उसके माता पिता या मित्र उसके दैनिक कार्यों में उसकी सहायता करें, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। और नंबर 4 है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए, तो विशेष व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों में हीन भावना आ जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और वो दृष्टिबाधित है इसलिए उसको सीडी वगैरह के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पढ़ाने की उत्सुकता, नंबर 2 धैर्य एवं दृढ़ता, नंबर 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, नंबर 4 अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धैर्य एवं दृढ़ता। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्लास में सारे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ जो होते हैं वो
कुछ चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ों को सीखने में काफ़ी समय लेते हैं। इसीलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक को काफ़ी धैर्य एवं दृढ़ता की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और तो इसीलिए मैं नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगी। कल मैं अपलोड कर दूंगी इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और खूब पढ़िए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए।